नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 जून 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूं। वैसे तो टोटल देखिए 6 आर्टिकल्स छपे हैं, लेकिन ये कर्नाटका पास्ट वाला आर्टिकल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजिंग तरीके से एक साथ क्लब कर दी गई हैं। कोई बहुत स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस या स्टैटिस्टिक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, और थोड़ा सा आपके सलो डिविजिव आर्टिकल भी है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान टाइज के रिस्पेक्ट में इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इसके बारे में बात करेंगे। वीट एक्सपोर्ट को बैन करना क्या एक अच्छी पॉलिसी, इसको लेके 2 लोग बहस रहे हैं, 1-2 पॉइंट्स देख लेंगे। आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, जैसे कि यहाँ सुहासिनी हैदर जी का आर्टिकल, और ये बता रही हैं कि जब भी ओवरऑल इंटरनेशनल विजिट्स होती हैं, डिप्लोमेटिक विजिट्स होती हैं, तो किस प्रकार की गड़बड़ें हो जाती हैं और उन गड़बड़ों को कैसे डेसिफर किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और जो सीएम ऑफ दिल्ली के बीच में लड़ाई हो रही है, उसके बारे में एक आर्टिकल है। और इंडिया और ईरान के टाइज के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, क्योंकि रिसेंटली ईरान के डिग्निटरी इंडिया में आए हैं। तो ये सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे दिया हुआ। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के या फिर सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। आपके ज्वाइन बटन दबाने से, सुपर थैंक्स दबाने से काफ़ी मदद होगी। लाइक बटन के बगल में आपको सुपर थैंक्स और ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट करके एंगेजमेंट बढ़ाइएगा। एंगेजमेंट जरूरी है वीडियो रिकमेंडेशन के लिए यूट्यूब एल्गोरिथम में। चलिए, पहला आर्टिकल, एन एंड्योरिंग एग्रीमेंट ब्रिजिंग इंडिया पाकिस्तान टाइज। दुनिया में आज की डेट में भले ही इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते कैसे भी हों, इंडस वाटर ट्रीटी को एक सक्सेसफुल ट्रीटी समझा जाता है। और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर ने 1960 की इस ट्रीटी को वन ब्राइट स्पॉट कहा है दुनिया की डिप्रेसिंग पिक्चर में। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते सिंस पार्टीशन कोई सही नहीं रहे, कितनी जंगें लड़ चुके हैं, ओवरऑल रिश्ते सही होते हैं, खराब होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी प्रोलिफरेट करती है, उसकी वजह से कभी रिश्ते अच्छे नहीं हो पाते। इस कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखो तो इंडिया पाकिस्तान के जो वाटर रिलेशंस हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के दम पे बने हुए हैं। मतलब एक ऐसी ट्रीटी जिसको दोनों कंट्रीज फॉलो कर रही हैं। अभी रिसेंटली इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो परमानेंट इंडस कमीशन बनाए, इसकी 118वीं मीटिंग हुई। कहाँ पे? 30 मई को दिल्ली के अंदर, 30 और 31 मई को। मार्च में इस्लामाबाद में हुई थी, और अभी मई में कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है। तो एक साल में 2 यहाँ पे मीटिंग्स हुई, और मीटिंग्स में थोड़ी ठीक ठाक बातचीत हुई है। जो भी मल्टीपल कंसर्न्स है इंडिया के और पाकिस्तान को बता दिए, पाकिस्तान वालों ने इंडिया को बता दिए। अगर देखा जाए ट्रीटी साइन कब हुई थी, तो कराची में साइन हुई थी सितंबर 1960 को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर जवाहरलाल नेहरू और फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में इसको नेगोशिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने। इस पर्टिकुलर ट्रीटी में बोला गया था कि 3 रिवर्स इंडस झेलम चेनाब ये चली जाएंगी पाकिस्तान के पास, और रावी ब्यास सतलज ये आएंगी इंडिया के पास। ठीक है भाई। हालांकि ये जो पाकिस्तान एलोकेटेड रिवर्स हैं, इनके पानी को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के अंदर इंडिया इस्तेमाल कर सकता था, ये भी बताया गया था। फिर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, इसमें दोनों ही कंट्रीज के कमिश्नर होते हैं। ठीक है भाई, एक प्रॉपर कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म के चलते इश्यूज उठते रहते हैं और इश्यूज रिजॉल्व होते रहते हैं। बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो उठते हैं बट एक्चुअली में रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। आपको पता ही है इंडिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक कह लीजिए सेंसिटिव है। अक्सर कर कोई ना कोई मुद्दा यहाँ पे उठता ही रहता है। तो इंडिया ने जो किशन गंगा के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया 330 मेगावाट का, और राटले के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाया 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, जो कि झेलम और चेनाब की ट्रिब्यूटरी रिवर्स पे स्थित है, इसको लेके पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। लंबे समय से पाकिस्तान इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। ठीक है। अब टेक्निकली देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 3 और आर्टिकल 7 के अंदर इंडिया के पास ये परमिशन है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटीज को बना सकते हैं नदियों के ऊपर। तो टेक्निकली इंडिया बना रहा है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि भाई इसी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो एक कंडीशंस एनेक्शर है, उस एनेक्शर की कंडीशन को इंडिया फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट्स इलीगल हैं। तो अब ओवरऑल यहाँ पे चूंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया है, तो समय समय पे पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के सामने ये गुहार लगाता रहता है कि भाई एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप यहाँ पे सेटअप करिए। और ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेटअप होगा अंडर आर्टिकल 9 क्लॉज 5 ऑफ द ट्रीटी ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। तो मतलब कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाने की बात कर रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाने की बात की, तो इंडिया ने बोला कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करो अंडर क्लॉज 2.1 ऑफ द आर्टिकल 9 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। कुल मिला के पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही इंडस वाटर ट्रीटी के लीगल प्रोविजंस को डेसिफर करके अपने फेवर में चीजें कराने की कोशिश कर रहे हैं।
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बना के पाकिस्तान का टारगेट ये है कि ये जो इंडिया रातले और किशनगंगा प्रोजेक्ट चला रहा है इसको रुकवा देंगे। इंडिया न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करके अपने फेवर में चीजें कराना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करते हो तो आर्बिट्रेशन यहां पे नहीं हो सकता इंडस वाटर ट्रीटी के नियम कानूनों के हिसाब से। क्योंकि देखिए आर्टिकल 9 क्लॉज 6 जो है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो क्या बोलता है, आर्बिट्रेशन शैल नॉट अप्लाई टू एनी डिफरेंस व्हाइल इट इज बीइंग डेल्ट विद बाय अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। अब चूंकि इंडिया ने यहां पे न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करवा लिया है, मतलब टेक्निकली आर्बिट्रेशन हो नहीं सकता, तो पाकिस्तान ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनवा रहा है इसका कोई फायदा नहीं। अब वर्ल्ड बैंक अकेले पाकिस्तान की बात मान नहीं सकता, तो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बोलने पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ही बना दिया और इंडिया के बोलने पे ये न्यूट्रल एक्सपर्ट भी बना दिया। और इंडिया इस न्यूट्रल एक्सपर्ट से बातचीत करता रहेगा, जब तक ये न्यूट्रल एक्सपर्ट इन्वॉल्व है तब तक आर्बिट्रेशन इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में नहीं हो सकता। मतलब इंडिया की ये जो पाकिस्तान की चाल थी कि आर्बिट्रेशन करवा के इंडिया के प्रोजेक्ट रोक देंगे, ये इंडिया ने यहीं पे फेल कर दी। फिर कहीं ना कहीं इसी इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 7 क्लॉज 2 को उठा के ये जो पकलदुल और लोअर कलनई हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं मरुसूदार रिवर पे, जो कि चेनाब की ट्रिब्यूटरी है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, इसको भी पाकिस्तान रोकने की कोशिश करता है। और समय समय पे पाकिस्तान इन प्रोजेक्ट्स को लेके एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट रजिस्टर करता रहता है इंडिया के सामने थ्रू द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय इंडस वाटर ट्रीटी। फिर 117वीं मीटिंग हुई, अभी 118वीं मीटिंग हुई, दोनों ही मीटिंग इस साल हुई हैं। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के कमिश्नर सामने बैठे, पाकिस्तान ने अपना कंसर्न दिया, इंडिया ने बोला कि भाई हमारे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी कॉम्प्लायंट हैं। फिर इंडिया ने भी अपना एक स्टैंड रखा कि जो फजली का ड्रेन है इसको पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखा है, तो सतलज में जितना पानी जाना चाहिए उतना पानी जा नहीं रहा है, तो पाकिस्तान ने बोला कि हम जल्दी से जल्दी इस फजली का ड्रेन को ओपन कर देंगे ताकि सतलज में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी जा सके, बॉर्डर इलाकों में फ्लडिंग ना हो। तो आप कह सकते हो कि भले इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते चाहे कितने ही गंदे हो, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो एंगेजमेंट इंडस वाटर ट्रीटी में यहाँ पे हो ही रहा है। ठीक है, अब भले ही उसका कोई सॉल्यूशन ना निकल रहा हो, ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट इंडिया ने बनाया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान ने बनवाया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ये मुद्दा कई सालों तक चलेगा। फजलिका ड्रेन के चलते बॉर्डर इलाकों में जो फ्लडिंग होती है उसको पाकिस्तान रिजॉल्व करेगा नहीं करेगा हम कह नहीं सकते। लोअर कलनई और ये जो आपके प्रोजेक्ट हैं आपके पकलदुल, इनके ऊपर भी कोई जल्दी डिसीजन आने वाला है पता नहीं, लेकिन ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म को तोड़ा नहीं गया। और यहां पे मैं बोलूंगा कि इंडिया ने एक बड़ा दिल दिखाया है। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज इंडिया के ऊपर टेरर अटैक्स करती हैं, तो पाकिस्तान एक डाउनस्ट्रीम स्टेट है। इंडिया ने अगर रिवर का फ्लो रोका तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम होगी, तो इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान तोड़ नहीं सकता। अगर पाकिस्तान तोड़ेगा अपना ही गड्ढा खोद लेगा। इंडिया एक बार को टेररिस्ट अटैक के बाद इस पाकिस्तान की जो साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको ब्रेक कर सकता था, बट हमने ब्रेक नहीं किया। हम इसके लीगल प्रोविजंस को यूटिलाइज करके, इन्फर करके, डेसिफर करके अपने साइड पे वाटर यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करें, जो कि हमें एक्चुअली में यहाँ पे करना चाहिए। बट फिर भी कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी इन इट सब्सटेंस अभी बनी हुई है। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इस पर्टिकुलर ट्रीटी को लेके हो रहा है, और इंडिया के लिए इस ट्रीटी को बनाए रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भले ही यहाँ पे पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में इंडिया एक अपस्ट्रीम स्टेट है, लेकिन चाइना के रिस्पेक्ट में हम भी एक डाउनस्ट्रीम स्टेट है। बहुत सारी हमारी नदियाँ चाइना से निकलती हैं, तो इस कंटेक्स्ट में हम इंटरनेशनल स्टैंडिंग जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर देते हैं पाकिस्तान के साथ। तो आप कह सकते हो कि एक ऐसी ट्रीटी है जो कि रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, एक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बायलेटरल एक्सचेंज लेके आई है यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे कही गई, लेकिन मैं टेक्निकली बता दूं इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बहस जरूर होती रहती है, सॉल्यूशन नहीं निकलते। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है, इंडिया बोलता है हम ट्रीटी कॉम्प्लिएंट है, वर्ल्ड बैंक में आर्बिट्रेशन करने का और न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने की बातें चलती रहती हैं, बट ग्राउंड लेवल पे सॉल्यूशन कम ही निकल रहे हैं। बट फिर भी ठीक है, ट्रीटी बनी हुई है तो ये लग रहा है कि चलो कम से कम ट्रीटी तो बनी है, वही एक अच्छी बात है, उसी की तारीफ कर लो, क्योंकि और तो कुछ अच्छा इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में हो नहीं रहा है। लेटेस्ट मीटिंग 118वीं हुई है मई में इंडिया में, मार्च वाली हुई थी 117वीं कहाँ पे, इस्लामाबाद में। फिर अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इज बैड ऑन व्हीट एक्सपोर्ट्स गुड पॉलिसी। देखिए यहाँ पे 2 ही 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हीट के एक्सपोर्ट को यहाँ पे बैन कर दिया गया। अब इस बात को लेके कुछ डिस्कशन हो रहा है। हिमांशु जी हैं, विकास दूत साहब हैं, एस महेंद्र देव हैं। मैं स्पेसिफिक ऑथर्स के व्यू पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे पूरे आर्टिकल में अच्छे व्यू पॉइंट्स दिखे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो व्यू पॉइंट्स थोड़े से सरकार के अगेंस्ट है। नो डाउट आज की डेट में दुनिया भर में इन्फ्लेशन चल रहा है, व्हीट के दाम बढ़े हुए हैं, हालात खराब है। तो अब इस बीच में इंडिया ने जो एक्सपोर्ट बैन किया है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं ऑथर का ये बोलना है, और देखिए सही भी है। इंडिया के पास सोवरेन राइट है एक्सपोर्ट बैन लगाने का। बहुत सारी दुनिया भर की कंट्रीज ने एक्सपोर्ट बैन लगाया है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग तरीके से, तो हम भी लगा सकते हैं।
लेकिन एक्सपोर्ट बैन लगाने में प्रॉब्लम नहीं, लगाने का जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम है। जैसे कि एक्सपोर्ट बैन लगाया गया कब, 13 मई को, लेकिन 12 मई को एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई थी कि इंडिया के ऑफिशियल्स भेजे जाएंगे 9 कंट्रीज में, और उन 9 कंट्रीज में जाके वहां की सरकारों से वीट के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लेके आएंगे ये ऑफिशियल्स। मतलब इंडिया से ऑफिशियल्स बाहर भेजे जा रहे हैं कि आप बाहर की कंट्री में जाओ और वहां से वीट एक्सपोर्ट के ऑर्डर लेके आओ। और जस्ट 12 मई के एक दिन बाद 13 मई को भारत सरकार क्या बोलती है कि हम एक्सपोर्ट बैन को बंद कर रहे हैं। तो यार ये कौन सा तरीका हुआ? मतलब 12 मई से लेके 13 मई, इस एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि एक दिन पहले आप ऑफिशियल भेज रहे थे वहां पे वीट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, और दूसरे दिन आप कह रहे हो कि हम बैन करते हैं। प्लस अगर आप देखिए तो अप्रैल के महीने में जब हमारे ऑफिशियल्स जो बाइडेन साहब के साथ बातचीत कर रहे थे, तो हमारे बहुत से मिनिस्टर्स और डिग्निटरीज ने यह बोला कि चूंकि हमारे ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने फूड प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत सारी कंडीशन लगा दी हैं, इसलिए हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं तो हम पूरी दुनिया को वीट खिला रहे होते। देखिए कुछ हद तक ये बात सही है, इंडिया के पास बहुत लंबे समय से वीट का एक बहुत बड़ा बफर स्टॉक है, बट इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन वीट उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से बिकता नहीं है। उसकी एक रीज़न तो ये है कि बहुत सी कंट्रीज इंडियन वीट की क्वालिटी के ऊपर डाउट करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के ऊपर ऐसी बहुत सी कंडीशंस लगा रखी कि भाई आपकी सरकार आपके फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देती है, बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देती है, इसलिए आपका वीट सस्ता हो जाता है। तो WTO के कोटा के चलते इंडियन वीट ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच नहीं पाता। अब ये बात बिल्कुल सही है हमारे मिनिस्टरों की कि अगर WTO के कोई नॉर्म्स, कोई कंडीशंस नहीं होती इंडिया के ऊपर, तो इंडिया लंबे समय से वीट एक्सपोर्ट कर रहा होता। अभी के समय पे क्या हुआ है कि कंडीशन कुछ ऐसी बदली कि भारत सरकार के लिए प्रॉब्लम हो गई। भारत सरकार का डिसीजन भी हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, आंख बंद करके सरकार को क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होगा। हुआ यह है कि इस बार हीट वेव्स आई थी, हीट वेव्स के चलते बहुत सी क्रॉप यहाँ पे तबाह हो गई। तो एक तो सबके दिमाग में ये बैठ गया कि भाई कितना प्रोक्योरमेंट हो रहा है। पहले ये एस्टिमेटेड था कि 111 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन होगा, बाद में कुछ लोग बोलने लगे कि यार केवल 99 से 100 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगा। तो एक तो दिमाग में लोगों के ये बैठ गया कि एक्चुअली में कितना फूड प्रोडक्शन होने वाला है, इस चीज को लेकर डाउट था। फिर पिछले साल अगर आप देखो तो सरकार ने 44 मिलियन टन्स प्रोक्योर किए थे फूड ग्रेन्स, बट इस साल सरकार केवल 19 मिलियन टन्स प्रोक्योर करने वाली। प्रोक्योरमेंट में सरकार को प्रॉब्लम आ रही है, इसका रीजन आपको पता है, सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। अब बात यह कि वीट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 2100 रुपये प्रति टन, ठीक है ना, लेकिन ओपन मार्केट में प्रति कुंटल, टन ज्यादा हो गया, टन होता है 1000 किलो, कुंटल होता है 100 किलो, तो 2100 रुपये प्रति कुंटल बाजार में ओपन मार्केट में वीट के दाम है MSP के। और अगर आप MSP के मतलब 2100 है और ओपन मार्केट में 2400 है। मतलब कि देखिए क्या है, अभी तो इंडियन वीट को दुनिया भर के जगहों से मंगाया जा रहा है, तो हमारे वीट के एक्सपोर्ट बढ़े हुए हैं। जब वीट के एक्सपोर्ट बढ़े हुए हैं तो बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वॉल्व हैं, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हुए हैं, तो ओपन मार्केट में भी दाम बढ़ गए। तो अब किसान जब ओपन मार्केट में अपना 1 कुंटल अनाज बेचेंगे तो 2400 रुपया मिलेगा, सरकारी MSP में बेचेंगे तो कितना मिलेगा, 2100 रुपये। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जब रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह नहीं चल रहा था, तो रशिया यूक्रेन एक बड़ी क्वांटिटी एक्सपोर्ट करते थे। दुनिया भर का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट है वीट का 200 मिलियन टन का है, 55 मिलियन टन तो अकेला यूक्रेन और रशिया एक्सपोर्ट करते थे, और उनके वीट के दाम इंटरनेशनल मार्केट में होते थे कम, 2100 रुपए से भी कम होते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी ट्रेडर अपना मार्जिन वगैरह काटने के बाद 2100 से ज्यादा में तो खरीदेगा नहीं ओपन मार्केट में वीट। तो इन फार्मर्स के पास मजबूरी होती थी, वो 2100 की MSP पे बेच देते थे अपना अनाज वीट। लेकिन अब चूंकि ओपन मार्केट में यही वीट 2400 रुपए प्रति कुंटल में बिक रहा है, तो फार्मर सरकार को नहीं बेच रहे हैं, ट्रेडर्स को बेच रहे हैं और चाहते हैं कि उनका वीट एक्सपोर्ट हो जाए। अच्छी बात है भाई, हम तो हमेशा से ही चाहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा वीट एक्सपोर्ट हो, हमारे किसानों को पैसा मिले, सरकार को अपनी जेब से पैसा कम निकालना पड़े। लेकिन अब इसमें सरकारी प्रोक्योरमेंट कम हो गया, और जब सरकारी प्रोक्योरमेंट कम हो गया तो फिर भैया सरकार फेयर प्राइस शॉप्स के पास वीट कैसे भेजेगी? ये जो आपने PM गरीब कल्याण योजना चला रखी है, इसमें वीट कैसे दोगे? ओवरऑल ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अनाज बांटा जाता है, ये कहां से लेके आओगे? तो सरकार के सामने कुछ इश्यूज आके खड़े हो गए। प्रोक्योरमेंट वीट का बहुत कम हो गया था सरकार का, पिछले साल 44 मिलियन टन हुआ था, इस बार सिर्फ 19 मिलियन टन हो रहा है। तो सरकार थोड़ा घबरा गई यहाँ पे कि यार कहीं 2006 जैसे हालात ना आ जाएं, कहीं हम ज्यादा वीट एक्सपोर्ट ना कर दें और बाद में हमारी कंजम्पशन के लिए वीट कम पड़ जाए तो पता चला हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में नाक कटने वाली बात हो जाएगी। ऑलरेडी कोरोना की वैक्सीन में ऐसा हो चुका था, तो सरकार चांस नहीं लेना चाहती थी।
इसलिए वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया। लेकिन ऑथर यहाँ पे बोल रहा था कि आपको बैन नहीं लगाना चाहिए था, आपको एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करनी चाहिए थी, आपको एक्सपोर्ट के दाम बढ़ा देने चाहिए थे। इंक्रीज दाम पे कोई लेना चाहता तो ले लेता। आपको प्रोक्योरमेंट के लिए 250 से 300 रुपये प्रति कुंटल एक्स्ट्रा खर्च कर देना चाहिए था। तो ये सारे व्यू पॉइंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं सरकार को कि प्रोक्योरमेंट में अपने दाम बढ़ा दो। लेकिन अब देखिए, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, सरकार 1 कुंटल 2100 रुपये का दे रहा है, वीट का खरीद रहा है। अब आज की डेट में अगर सरकार ये दाम कितना कर देता है, मान लो 2400 कर देता है, तो अगले साल सरकार इसको 2400 से 2200 नहीं कर पाएगा। एक बार जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार बढ़ा देती है ना, उसको कम कर देना पॉलिटिकली सुसाइड हो जाता है, क्योंकि पीछे पड़ जाते हैं फार्मर्स कि हमारा दाम कैसे कम कर रहे हो। तो सरकार को ना कभी कभी पॉलिटिकल एंगल से भी सोचना पड़ता है। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये एक्सपर्ट्स हमेशा लॉजिक के बेसिस पे बात करते हैं, बट सरकार लॉजिक के साथ साथ पॉलिटिक्स पे भी चलती है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का एमएसपी एक बार बढ़ा देते हो, तो अगले साल उसको बढ़ाने का स्कोप रहता है, कम करने का स्कोप नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे ओवरऑल सरकार ने क्या बोला कि एक्सपोर्ट बैन रोको, हमारे प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे फार्मर्स बीच के अधर में लटक गए। वो फार्मर्स जो कि पहले ओपन मार्केट में 2400 में अपना वीट बेच रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके सामने मजबूरी हो गई कि उनको सरकार को ही देना 2100 में। ये ठीक नहीं है। बड़े सालों बाद हमारे फार्मर्स को एक मौका मिला वीट को ज़्यादा दाम में बेचने का, तो उनको बेचने देना चाहिए था, ये ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। और अगर सरकार खरीदी तो ज़्यादा दाम पे खरीदे, लेकिन सरकार ज़्यादा दाम पे खरीदेगी इस साल, तो फिर अगले साल भी खरीदना पड़ेगा, फिर उसके अगले साल भी खरीदना पड़ेगा, तो वो सरकार के लिए पॉलिटिकली डिफीटिंग हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो उसका लॉजिक क्या है। प्लस फिर शुगर एक्सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने वीट एक्सपोर्ट की बात की, शुगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 64 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट की जाती है, इंडिया अकेले 8 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है। अब इस बार का शुगर प्रोडक्शन देखें तो इंडिया में लगभग 35 मिलियन टन शुगर प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एक्सपोर्ट के बाद और डोमेस्टिक कंजम्पशन के बाद भी लगभग 6 मिलियन टन शुगर इंडिया के अंदर बच जाएगा। तो फिर सरकार ने एक अपर लिमिट क्यों लगा दी? शुगर के एक्सपोर्ट्स इस साल के शुगर फेस्टिवल मार्केटिंग सीजन में 10 मिलियन टन तक रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब इस पर्टिकुलर शुगर मार्केटिंग सीजन में 10 मिलियन टन से ज़्यादा का शुगर इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये सरकार ने कंडीशन लगा दी। क्यों कंडीशन लगाई आपने भाई? जब आपके पास एक्सपेक्टेड है कि 6 मिलियन टन का बफर बचेगा शुगर का। मोस्ट प्रॉब्ली सरकार का टारगेट ये है कि शुगर से एथेनॉल बनाएंगे और एथेनॉल ब्लेंडिंग करके हम अपने ये जो एमिशंस के टारगेट को करेंगे। जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान है सरकार का, 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान है अगले कुछ सालों में। तो शुगर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सपोर्ट करने के बजाय इंडिया के अंदर इथेनॉल में कन्वर्ट करके उसको पेट्रोल के साथ मिला के हम अपने एमिशंस को कम करने का टारगेट करेंगे और शायद क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ सरकार का यहाँ पे टारगेट है। प्लस ओवरऑल सरकार ने जो बैन लगाया इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। रिसेंटली फूड और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने बोला कि जब हमने एक्सपोर्ट बनने लगाया तो लोकल वीट प्राइसेस 5 रुपये प्रति केजी से गिर गए। मतलब लोकल मार्केट में वीट के दाम थोड़े कम हुए। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे उनको थोड़ी परेशानी हो गई। बड़े दिन बाद इन फार्मर्स को मौका मिला पैसा कमाने का और वो मौका भी सरकार ने छीन लिया। ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर चलते हैं हमने अगले आर्टिकल की तरफ, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में क्या चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं, अगर इंटेंशनली की जाए तो गलत है, अगर नहीं इंटेंशनली की जाए तो भी वो गलत लगती हैं। इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सुहासिनी अदर जी का एक आर्टिकल है, इनका ये बोलना है कि ये इस्लामाबाद गई थी 2010 में, उस समय पे सार्क की होम मिनिस्टर की मीटिंग को कवर करने। उस समय पे होम मिनिस्टर थे इंडिया के पी चिदम्बरम साहब। अब ये पी चिदम्बरम साहब जब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक के साथ मिल रहे थे तो भारतीय झंडे को उल्टा लगा रखा था उन्होंने वहाँ पे। तो पी चिदम्बरम साहब को वहाँ के इंडियन ऑफिशियल्स ने बताया होगा कि भाई ये देखो झंडा तो उल्टा लगा हुआ है। तो पी चिदम्बरम साहब ने क्या बोला कि झंडा सीधा करवाओ। अब जैसे पी चिदम्बरम साहब ने झंडा सीधा करवाया उसके बाद इन्होंने जाके सारे मतलब जर्नलिस्ट की मीटिंग बुलाई। मतलब जो इंडियन एम्बेसी थी वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उसने बोला कि जर्नलिस्ट से मिलने के लिए पी चिदम्बरम साहब ने बुलाया और पी चिदम्बरम साहब ने सारे जर्नलिस्ट को बोला कि देखो यहाँ पे झंडा उल्टा लगा था, मैंने सीधा करवा दिया। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल एक बार को मीडिया को ना भी पता चले, एक बार को पॉपुलर परसेप्शन में ना भी आए, तो भी हमारे मिनिस्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पता करवा रहे हैं कि भाई देखो उल्टा झंडा था, हमने सीधा कर दिया। यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बात उठाई कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने इंटेंशनली इंडिया को अपसेट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए झंडा उल्टा लगाया हो। अब ये रहमान मलिक साहब तो बोले थे कि हमने ज़बरदस्ती ऐसा नहीं किया, बट पहले पाकिस्तान ऐसा कर चुका था। 2006 में जब पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जयपुर बुलाया गया था तो पाकिस्तान और भारत के झंडे के साथ जहाज़ पे आए, लेकिन जहाज़ पे उन्होंने झंडा उल्टा लगा रखा था भारत का। तो
इस बात को लेके गुस्सा आई भारत को कि भाई ये सब तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला अरे नहीं भाई गलती से हो गया, लेकिन सब बोल रहे हैं कि इंटेंशनली किया। फिर 2016 में जो सार्क की होम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे पाकिस्तान में गए हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब। तो पाकिस्तान में जो प्रोटेस्टर्स थे वो राजनाथ सिंह साहब के कन्वॉय के बहुत पास आ गए। तो ऐसा बताया गया कि ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है। फिर चाइनीज़ प्रीमियर जू रोंगजी एक बार मुंबई आए थे। तो जब वो मुंबई आए 2002 में, तो एक तिब्बतन युद्ध तेंजिन तुसुंदे वो मुंबई होटल के 14वें फ्लोर पे चढ़ गया और वहाँ पे तिब्बतन झंडा लगा दिया। और आपको पता है कि चाइना वाले तिब्बतन एजेंडा से बहुत चिढ़ते हैं। 2005 में इसी तुसुंडो ने जो फ्री तिब्बत बैनर था वो बेंगलुरु के वाटर टावर के ऊपर लगा दिया, जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कैंपस में प्रीमियर वेन जिओबाई आए थे चाइना के। फिर भाई 2016 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिनपिंग को होस्ट कर रहे थे दिल्ली में हैदराबाद हाउस में, तब प्रोटेस्टर्स बहुत पास पहुंच गए थे बिल्डिंग के। तो चाइना का ये बोलना है कि ये सब चीज़ें इंटेंशनली की गई। चाइना ये बोल रहा था कि भाई जब प्रीमियर्स आए तब ये चीज़ें हुई, इंटेंशनली हुई। भारत सरकार का बोलना है कि भाई हमने इंटेंशनली नहीं की। तो ये जो डिप्लोमेटिक इवेंट्स होते हैं ना, इन डिप्लोमेटिक इवेंट्स में जब भी इस प्रकार की कोई चीज़ होती है, वो इंटेंशनली हुई हो चाहे गलती से हुई हो, उसको पॉइंट आउट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ओवरऑल जब वो चीज़ पॉपुलर परसेप्शन में आ जाती है, मीडिया में आ जाती है, तो एकदम वायरल न्यूज़ की तरह फैलती है। जैसे कि अभी आसपास की कंट्री में चेक रिपब्लिक के कोई लीडर आने चाहते थे, तो चेक का रिपब्लिक का झंडा लगवा रहे थे, लेकिन गलत झंडा काले रंग का लग गया, उसको तुरंत हटवाया। फिर यहाँ पे एक इवेंट बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक ऑफिशियल बैंकेट होल्ड किया जा रहा था। अब आपको पता है कि दिल्ली में बड़े बड़े डिग्निटरीज आते रहते हैं, उन डिग्निटरीज के लिए डिनर होस्ट होता है। जब डिनर होस्ट होता है तो ओवरऑल वो डिग्निटरीज जिस टेबल पे बैठते हैं ना, वहाँ पे एक मेन्यू कार्ड रखा होता है। उस मेन्यू कार्ड में उन डिग्निटरीज का नाम वगैरह, उनकी कंट्री का नाम और वेलकम टू इंडिया करके लिखा होता है। अब हुआ ये कि डिग्निटरीज किसी एक कंट्री के आए थे एक्स, और सामने जो इन्विटेशन कार्ड रख दिए, जो मेनू रख दिया, वो किसी पहले जो लोग आए थे उनका रख दिया। तो मान लो कि बांग्लादेश के डिग्निटरीज आए, उनका डिनर हो रहा है, और जो मेन्यू कार्ड यहाँ पे रखा है वो पहले जर्मनी से जो डिग्निटरीज आए थे उनका रखा हुआ था। तो जितने भी डिप्लोमेट्स थे उन्होंने चुपचाप से टेबल पर से वो पुराने वाले विजिटिंग कार्ड्स और मेन्यू हटाए और नए वाले मेन्यूज वहाँ पे पुटअप किए। तो मतलब डिप्लोमेटिक इवेंट्स में इस प्रकार की चीज़ें अक्सर कर होती रहती हैं, इनको अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। फिर एक यहाँ पे बताया जैसे कि रिसेंटली ही हमारे वेंकैया नायडू साहब जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, ये गए हैं कतर में। अब कतर में जो इनके लिए डिनर होस्ट किया जाना था उसको कैंसिल कर दिया गया। अब जो ऑफिशियल रीज़न दिया कतर की सरकार ने डिनर कैंसिल करने का, वो ये था कि जो डेप्यूटी अमीर हैं इनको कोविड-19 हो गया। मतलब शायद कोविड-19 हो गया, कन्फर्म भी नहीं था, लेकिन डिनर कैंसिल कर दिया गया। अब जब ये डिनर कैंसिल किया गया वेंकैया नायडू जी के लिए, तो एक्सपेक्ट ये किया गया, मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगा कि जो ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब की भी कंट्रोवर्सी हुई थी, ये नुपुर शर्मा और जब जिंदल का नाम आ रहा था, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे शायद कतर की सरकार नाराज हो गई और उन्होंने इंडिया के ऑफिशियल डिप्लोमेट को एक डिनर नहीं दिया। तो अब जो भी रीजन रहा हो, कतर की सरकार बोल रही है कि भाई डेप्यूटी अमीर को हो सकता है कोविड हो गया हो, इसलिए हम यहाँ पे डिनर कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये प्रॉफिट मोहम्मद जी वाली जो कंट्रोवर्सी थी उसके चक्कर में डिनर कैंसिल हो रहा है। लेकिन पूरी दुनिया को तो यही लग रहा है ना कि उस कंट्रोवर्सी के चक्कर में डिनर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स में जब भी इस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं, ओके, एक तो पहली बात, इन इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन को कंटेन कर पाना ना के बराबर पॉसिबल है। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के समय में इंफॉर्मेशन एक झटके में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके रख पाओ, ये तो बहुत मुश्किल है। एक्चुअली में वहां पे किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी, ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है। और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स में जो फॉल्ट लाइंस हैं वो इस तरीके से अक्सर कर होती ही रहती है, इनको रोक पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर अगले आर्टिकल तरफ चलते हैं कि भैया लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम इनके बीच में अक्सर कर लड़ाई होती रहती है। अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, किसके? दिल्ली के, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के, विनय कुमार सक्सेना साहब। और ऐसा बताया जा रहा है कि विनय कुमार सक्सेना साहब नजीब जंग और अनिल बैजल से भी एक स्टेप आ गए। नजीब जंग जी और अनिल बैजल ये दोनों ही लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं दिल्ली के और बहुत हद तक ये लाइमलाइट में रहे, न्यूज़ में रहे, क्योंकि दिल्ली की सरकार के साथ झगड़ते नजर आए हैं। अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली की सरकार उसके साथ अक्सर कर झगड़ते नजर आए। आम आदमी पार्टी की इनके साथ बन नहीं रही थी। और अब तो ये जो मिस्टर विनय कुमार सक्सेना, ये तो बताया जाता है कि जो दिल्ली के जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली जेल बोर्ड के ऑफिशियल्स की एक मीटिंग बुला ली 30 मई को।
और ये मीटिंग बुलाने से पहले उन्होंने ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कशन किया, ना चीफ मिनिस्टर डिस्कशन किया। तो इस बात को लेके जो आम आदमी पार्टी वो बहुत नाराज हो गई, अरविंद केजरीवाल बहुत नाराज हो गए। वो बोल रहे हैं कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसर्स को तुम बुला रहे हो बिना हमसे बात किए, तो हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। दिल्ली की पॉलिटी में लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ये सीधे सीधे किसके हाथ में आता है? केंद्र के हाथ में आता है। बाकी चीजें दिल्ली की इलेक्टेड सरकार के हाथ में आती हैं। लेकिन पिछले 1-2 सालों से देखा जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में अमेंडमेंट किए गए, और इस अमेंडमेंट के चलते जहां जहां पे भी गवर्नमेंट लिखा था उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दिया गया। मतलब बहुत सी ताकत यहाँ पे इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किसके पास चली गई? गवर्नर के पास चली गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो जो चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको काफी नाराजगी कि यार ये क्या है। कहीं ना कहीं ऐसा भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए दिल्ली के अंदर इलेक्शन जीत पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है इसका पॉलिटिकल कैरियर दिल्ली में ही इलेक्शन जीत के हुआ है। तो ये जो पॉलिटिकल टसल हो रहा है केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में दिल्ली के अंदर, ये बेसिकली पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस की वजह से हो रहा है। इसमें दिल्ली की डेवलपमेंट कम है और पॉलिटिकल पार्टीज के एम्बिशंस ज्यादा हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी ऑब्वियसली बात है बीजेपी को पुशबैक कर रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को पुशबैक कर रही है। और दोनों ही आप कह, जैसे फॉर एग्जांपल अरविंद केजरीवाल की जाके बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी के जो हेड है अरविंद केजरीवाल, ये बेसिकली इनकी एग्जिस्टेंस एंटी बीजेपी रह के ही है। मतलब बीजेपी को पुशबैक करके ओवरऑल अच्छे डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को दिखा के अपनी इन्होंने अच्छी प्रोग्रेस को दिखाया। वैसे रियल प्रोग्रेस आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो गवर्नेंस मॉडल वो पुटअप करेंगे उसके बाद मालूम पड़ेगी। तो एंड में इस आर्टिकल में यही बोला जा रहा है कि भाई देखिए दिल्ली की बात है, वैसे दिल्ली का डेवलपमेंट इस लड़ाई की वजह से रुकने वाला नहीं, क्योंकि दिल्ली के डेवलपमेंट में राज्य की सरकार भी काम करती है, केंद्र की सरकार भी काम करती है। बट ओवरऑल इस पेंडिंग इशू में एक प्रॉपर एंड मार्क लगाने की जरूरत है, एक प्रॉपर सेग्रीगेशन करने की जरूरत है, और वो सेग्रीगेशन केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। फिर आज का आखिरी आर्टिकल, टाइज रीसेट ऑन इंडिया ईरान रिलेशन। इंडिया और ईरान को अपने रिलेशंस को इफेक्टिवली रीबिल्ड करना चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाह इंडिया के अंदर आए। बायलैटरल रिलेशंस के रिस्पेक्ट से न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मल्टीलेटरल कंटेक्स्ट भी था इसका। पहली विजिट थी बाय अ मेंबर ऑफ 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने इंडिया के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट इशू किया था। इस कंटेक्स्ट में इंडिविजुअल कंट्रीज को इंडिया ने आउटरीच किया है, और ये जो फॉरेन मिनिस्टर ये इंडिया के अंदर आए, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हुई यहाँ पे। फिर एक गलत ड्राफ्ट भी यहाँ पे रिलीज हो गया था ईरान की तरफ से, जिसको उन्होंने यहाँ पे डिलीट किया। और ईरान की जो पर्टिकुलर विजिट है बहुत से कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। ईरान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स अभी एक हफ्ते पहले इंडिया के अंदर आए थे। फिर ईरान का ये जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने वाला प्रोग्राम है, इसके चलते अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वियना में जस्ट एक हफ्ते पहले। तो इन सारे कंटेक्स्ट में ओवरऑल ईरान की जो इंडियन विजिट है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, ईरान इंडिया की दोस्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत हुई, तालिबान के ऊपर बातचीत हुई। एक समय पे इंडिया और ईरान बहुत अच्छे इकोनॉमिक पार्टनर्स हो चुके थे। एक साल में जो बायलैटरल ट्रेड था वो $17 बिलियन हो चुका था। 2017-18 की बात हो रही है। फिर सैंक्शंस लग गए ईरान के ऊपर यूएस के, और उसके चलते जो बायलैटरल ट्रेड है अभी के लिए इंडिया ईरान के बीच में वो केवल $2 बिलियन पे आ चुका है। और बहुत सारे आप कह लो इंडियन इन्वेस्टमेंट प्लान्स, चाहे वो चाबहार रेल प्रोजेक्ट हो, चाहे ट्रेड बढ़ाने की बात हो, चाहे आप कह लो कि ईरान के अंदर जो रिजर्व्स हैं उनकी माइनिंग की, उनके एक्सकवेशन की बात हो, इन सब प्लान्स को कहीं ना कहीं इंडिया को कट बैक करना पड़ा, हटाना पड़ा यूएस के प्रेशर के चलते। लेकिन रिसेंटली ही इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि यूएस और यूरोप को ईरान और वेनेजुएला दोनों के ऑयल के ऊपर से सैंक्शन हटाने चाहिए। अगर यूरोप और यूएस सच में रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं तो ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाइए, वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शन हटाइए। इन दो कंट्रीज का तेल मार्केट में पहुंचने दीजिए, तेल के दाम स्टेबलाइज हो जाएंगे। अब यूएस यूरोप भी तो अपना बवाल मचाए बैठे हैं, अपनी सत्ता बनाए बैठे हैं। एक तरफ वो ईरान को भी ब्लॉक करेंगे, वो वेनेजुएला को भी ब्लॉक करेंगे, अब वो कह रहे हैं हम रशिया को भी ब्लॉक करेंगे। तो पूरी दुनिया को तुम ब्लॉक कर दोगे तो तेल कहां से खरीदेंगे? तो इसलिए जयशंकर साहब ने बोला कि ठीक है भाई, आप रशिया के अगेंस्ट पुशबैक कर रहे हो यूक्रेन वॉर को लेके, हम आपका सपोर्ट करेंगे, पहले आप इस ईरान और वेनेजुएला के तेल को मार्केट में पहुंचने दो, तेल के दामों को थोड़ा स्टेबलाइज करने दो। लेकिन इस बात की परमिशन यूएस नहीं दे रहा है। देखिए, एक समय के बाद जब इंडिया से प्रॉब्लम मैनेज नहीं हो पाएगी ना, तो हो सकता है कि सस्ते दाल में अगर ईरान से तेल मिला तो इंडिया ईरान से भी खरीद लेगा, यूएस सैंक्शंस जाए भाड़ में। इंडिया तब तक यूएस की ओवरऑल सैंक्शंस को फॉलो कर रहा है, ऑनर कर रहा है, जब तक हमारा यूएस के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप हमें फायदा दे रहा है।
एक समय के बाद अगर यूएस का सिर्फ अपना ही फायदा होगा तो इंडिया ऑब्वियस सी बात है उसको रेजिस्ट करेगा, नहीं सुनेगा। तो ये ओवरऑल यहाँ पे न्यूज़ निकल के आता है। छोटा सा एनालिसिस आपके साथ किया दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के और ज्वाइन बटन दबा के जाइएगा। टेक केयर।